अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, फाइनली पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का अनाउंसमेंट हो गया। इस अनाउंसमेंट अनवरुल हक काकड़ नाम आया है प्राइम मिनिस्टर का। क्वाइट अननोन नाम है। जो नाम चल रहे थे वो नाम में से कोई आया नहीं। और हुआ ये कि जो इन्होंने अपना आदमी ओपोजिशन लीडर लगाया था जब इमरान खान की सरकार ख़त्म हुई थी और शहबाज शरीफ सारी पार्टियों के साथ आ गए थे और इमरान खान के सारे मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली के रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिए गए थे, तो उस वक्त लीडर ऑफ ओपोजिशन की ज़रूरत पड़ी। तो इमरान खान की पार्टी के वो लोग जिन्होंने इमरान खान को धोखा दे के पीटीआई छोड़ दी थी, उनके रेजिग्नेशन इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो उनमें से राजा रियाज को ओपोजिशन लीडर बना दिया, जिसने 16 महीने कुछ भी नहीं ओपोजिशन लीडर के मज़े लेता रहा। कि ओपोजिशन लीडर को भी बड़े फ़ायदे होते हैं। वो मज़े लेता रहा, चुपचाप बैठा रहा। तो शहबाज शरीफ जरदारी को ये था कि ये तो कुछ बोलेगा नहीं। वो अड़ गया कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ओपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर की मर्ज़ी से लगता है। तो अब ये अड़ गया कि नहीं, जो भी नाम शहबाज शरीफ देता था वो मना कर देता था। 5-6 मीटिंग हुई शहबाज शरीफ की। सबको पता था कि राजा रियाज जो है वो ज़ाहिर आर्मी का बंदा है और आर्मी उसके ज़रिए इन नामों को एक्सेप्ट नहीं कर रही। और फाइनली अनवरुल हक का नाम आया और किसी नून लीग के किसी ने भी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, इसके डिफेंस मिनिस्टर था, होम मिनिस्टर था, जो जिनका मुंह बंद नहीं होता था, तोते की तरह बोलते रहते थे, उनमें से किसी ने इसके बारे में अभी तक बयान ही नहीं दिया। कि होता है ना, कह रहे कॉन्ग्रेचुलेशंस आप वो बने। इमरान खान की पार्टी ने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराएंगे, ये है वो है। लेकिन ना पीपल्स पार्टी, ना नून लीग, ना फजलुर रहमान, किसी का एक बयान नहीं आया। इनको शौक लगा है कि ये कैसा नाम हमें एक्सेप्ट करना पड़ा। अब नाम तो आर्मी का आया है और ये बाप पार्टी का है। बाप पार्टी है बलूचिस्तान अवामी पार्टी। ये 2018 में इमरान खान की सरकार बनाने के लिए, क्योंकि इमरान खान को मेजॉरिटी नहीं मिली थी, तो इमरान खान की सरकार बनाने के लिए बलूचिस्तान से सारे आज़ाद इलेक्ट हुए थे। और ये आज़ाद वही होते हैं जो आर्मी की गोद में बैठे होते हैं और आर्मी उनको जिताती है। तो उन आज़ाद इलेक्टेड लोगों ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप पार्टी बनाई थी। और उस वक्त सारे पाकिस्तान में यही कहा जाता था कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस का बाप पाकिस्तान आर्मी है, तो ये पाकिस्तान आर्मी की पार्टी है। तो ये बाप पार्टी का सेनेटर है और इसको प्राइम मिनिस्टर बनाया है। और आपको जैसा कि मैंने बताया था कि पूरा चांस है कि ये लंबा खींचेगा, 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराए जाएंगे। ये सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन ओवरसीज पाकिस्तानीज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का चेयरमैन भी रहा है और फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस अफेयर्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमेटियों का मेंबर भी रहा है। और यह है कि ज़ाहिर है ये आर्मी के इशारे पे चलेगा। और कामरान खान जर्नलिस्ट ने कहा है कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज तो छोड़ें, ख्वाजा आसिफ, एहसान इकबाल, राना सनाउल्लाह, किसी नून लीगी ने अनवर काकड़ को प्राइम मिनिस्टर बनने का ना तो क्रेडिट लेते हुए देखा, ना किसी ने इस पर कोई कमेंट किया है। ज़ाहिर है नून लीग, पीपी और JUIF की लीडरशिप पे शौक लगा है। राजा रियाज ओपोजिशन लीडर जो थे, उन्होंने कहा है कि इलेक्शन 3 महीने में तो नहीं होंगे, 15 फरवरी तक हो सकते हैं। और उसके बाद हंग पार्लियामेंट आएगी तो एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनेगी। कौन बनाएगा ये नहीं बता सकते, क्योंकि अगर इलेक्शन में इमरान खान की पार्टी हुई तो रिज़ल्ट और होगा, और अगर इमरान खान की पार्टी नहीं हुई तो रिज़ल्ट और होगा। तो यही चीज़ मैंने आपको कहा था कि इलेक्शन उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक इमरान खान का नाम इस इलेक्शन के ऊपर असर ना डाले। क्योंकि इमरान खान नहीं भी होगा, अभी जेल में था, तो KPK में बाई इलेक्शन हुए, वहाँ फजलुर रहमान का बंदा लंबी मार्जिन से हारा है। तो
तो ये है कि इमरान खान की पार्टी किसी भी शक्ल में अगर इलेक्शन में होगी तो बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। और दूसरा ये है कि अभी तो जब बात आएगी इलेक्शन की और अगर इमरान खान की पार्टी हुई तो इन सबको मिल के लड़ना पड़ेगा, वरना जैसे भारत में महागठबंधन है वैसे ये पीडीएम भी महागठबंधन है। लेकिन जब इलेक्शन की बारी आएगी तो महागठबंधन को भी सबसे ज़्यादा यही मुश्किल होगी जो इस पीडीएम की पार्टियों को होगी कि पंजाब में नवाज शरीफ किसी भी सीट को नहीं छोड़ेगा। नवाज शरीफ की पार्टी पंजाब में हर जगह अपना कैंडिडेट रखेगी। तो जरदारी भी पंजाब पे नज़र रख के बैठा हुआ है कि पंजाब की विक्ट्री ही पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करवाती है। तो जरदारी फिर उधर अगर नवाज शरीफ की कैंडिडेट्स के मुकाबले पे अपने कैंडिडेट्स खड़ा करेगा, इसका फ़ायदा भी पीटीआई और इंडिपेंडेंट को होगा। इसी तरह सिंध में जरदारी की पार्टी पूरी छाई हुई है क्योंकि उसने इतनी रिगिंग करके वहाँ पे कंट्रोल हासिल कर लिया है। तो अगर सिंध में जरदारी हर कंस्टिट्यूंसी में अपना कैंडिडेट रखेगा तो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ भी यहाँ पे अपने कैंडिडेट लाएंगे, जिसका फ़ायदा अगेन फिर पीटीआई और दूसरों को होगा। ऐसे में एमक्यूएम भी एक फैक्टर है, सिंध के शहरी इलाकों में एमक्यूएम भी अपने कैंडिडेट खड़े करेगी। फिर लब्बैक भी सिंध में और पंजाब में काफ़ी असर रखती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, वही भारत में भी होगा। जब इलेक्शन का टाइम आएगा तब पता चलेगा कि कांग्रेस को शिवसेना महाराष्ट्र में कैसे एडजस्ट करेगी और दूसरी पार्टियां बंगाल में ममता हर एक कंस्टिट्यूंसी पर अपना बंदा खड़ा करेगी, तो कांग्रेस को कैसे एडजस्ट करेगी। फिर बिहार में आज तो ये बैठ के गठबंधन की सरकार बना के बैठे हैं, क्या करेंगे उस वक्त, फिर कांग्रेस कहाँ जाएगी। यूपी में अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ मिलके कैसे चलेगा, कितनी सीटों की बंटवारा होगा। ऐसी कई चीज़ें हैं जो इन ठगबंधनों का ये हिसाब किताब होता है। तो लेट्स सी पाकिस्तान में क्या होता है। शहबाज शरीफ ने ये बयान दिया है कि मैं 30 साल से इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूँ। मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि मेरे हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे रहे। ये 30 साल की बात करता है ना, तो जब 98 में मुशर्रफ का मार्शल लॉ आया तो ये चीफ मिनिस्टर था पंजाब का और इसका भाई नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर था। तो जब आर्मी इसके घर में घुसी ना चीफ मिनिस्टर हाउस में, तो ये ज़मीन पे बैठ गया और रोने लगा। ये सब आंखों देखे वाक़यातें रिकॉर्डेड हैं। ये रोने लगा और जो फौजी इसके सर पर बंदूक तान के खड़ा था इसके पांव पकड़ लिए। लेकिन इन दोनों भाइयों को पाकिस्तान, पहले तो इनको सज़ाएं हुई, फिर सऊदी अरब के इंटरवेंशन पे इनको इस शर्त पे माफ़ी मिली कि ये पाकिस्तान छोड़ के 10 साल का एग्रीमेंट करेंगे कि हम सियासत नहीं करेंगे। ये इस्टेब्लिशमेंट का तारा 2013 तक ये बाहर रहे, 2007 तक ये पाकिस्तान से बाहर रहे। तो अभी तो इसको इस्टेब्लिशमेंट के तारे को इस्टेब्लिशमेंट आने भी नहीं दे रही थी। मुशर्रफ इनको 2007 के इलेक्शन के लिए नहीं आने दे रहा था क्योंकि एग्रीमेंट के अभी 2 साल बाकी थे, 2009 तक का एग्रीमेंट था। लेकिन ये लड़ झगड़ के आए और फिर सऊदी अरब से भाग के आए थे। सऊदी अरब से इलाज के बहाने ये दोनों भाई लंदन निकले थे और लंदन से पाकिस्तान आ गए। तो ये है कि ये आज पूरी कोशिश कर रहा है, एक तरफ बिलावल, एक तरफ शहबाज शरीफ के बूट चमका ले, लेकिन बूट क्या चमका सकेंगे। इसने कहा है कि मुझे ओपोजिशन वाले, पीटीआई वाले और दीगर लोग मुझे ताना देते हैं कि मैं आर्मी के इशारे पे चलता हूँ और आर्मी से मिल के चलता हूँ, कि ये मैं एस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूँ। तो मैं 38 साल से पॉलिटिक्स कर रहा हूँ और ये है कि मुझे पता है कि पाकिस्तान में बगैर आर्मी के लिए ये लोग इस्टेब्लिशमेंट का वर्ड यूज़ करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट इज़ आर्मी। जैसे हमारे गांव गोठों में क्या होता है कि औरतें अपने शौहर का नाम नहीं लेती, मुन्ने के अब्बा, ये वो। तो ये इस्टेब्लिशमेंट को, आर्मी को इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। तो इन्होंने कहा मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे इस्टेब्लिशमेंट का आदमी कहे कि ना कहे,
क्योंकि मैं अपने बगैर इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के तो पाकिस्तान में कोई भी पॉलिटिक्स नहीं कर सकता था। तो यह है कि मैं भी नहीं कर सकता, और मैं बिल्कुल आर्मी के करीब हूँ, लेकिन मैंने एक मुश्किल वक्त में मुल्क संभाला और मुल्क को ट्रैक पे डाला। तो ये एजाज़ सैयद जर्नलिस्ट हैं, वो 1 मिनट से भी कम टाइम में आपको बता देंगे कि इन्होंने पाकिस्तान को कैसे ट्रैक पे डाला। मुश्तरका मफादात कौंसिल हुकूमत के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मफामती गुरु शहबाज शरीफ का एक बयान नज़र से गुजरा, हमने मुल्क को खुशहाली के ट्रैक पर डाल दिया है। चश्मे बदूर शहबाज शरीफ साहब, आपने अपने भाई की नाअहली ख़त्म करवा कर, खुद को और ख़ानदान को टीटी स्कैंडल से बरी करवा कर, नैब तरमीम के बाद अपने और इत्तहादियों के 1100 अरब के करप्शन स्कैंडल्स माफ़ करवा कर, ज़र मुबादला कम तरीन सतह पर लाकर, डॉलर 180 से 300 तक पहुँचाकर, पेट्रोल 150 से 273 तक लाकर, मतलब मुल्क को, कौम को महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत में धकेल कर, धक्का देकर आपने मुल्क को खुशहाली के ट्रैक पर डाल दिया। शहबाज शरीफ साहब, थोड़ी अजमत नूं सलाम, तुसी ग्रेट हो। तो अजीज दोस्तों, आर्मी ज़ाहिर पाकिस्तान में हर चीज़ में खुल के सामने आ गई है। वेस्ट को इंडिया की डेमोक्रेसी से बहुत मसला है, लेकिन डेमोक्रेसी जो पाकिस्तान में है वो मिसाल है कि किस तरह की कंट्रोल्ड, मिलिट्री कंट्रोल डेमोक्रेसी होती है। एक मामूली मिसाल ले लें, ऐसी मैं आपको 50 मिसाल दे सकता हूँ, एक ही दिखाऊंगा कि ये नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क की ओपनिंग हुई। 2 सिविलियन खड़े हैं, 25 फौजी खड़े हैं, आर्मी चीफ है, नेवल चीफ है, पीछे सारे जनरल खड़े हैं, 2-3 सिविलियन हैं, बाकी सारे फौजी खड़े हैं। ये हर सेक्टर का हाल है। मैं डिटेल में एक ये जो आसिम मुनीर आजकल माइनिंग और इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो कॉन्फ्रेंसें कर रहा है, उसकी डिटेल में अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये राहिल शरीफ को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। अब कोई हमें ये बता दे कि राहिल शरीफ की लाइफ टाइम अचीवमेंट क्या है। रिटायरमेंट पे इसको 1.2 बिलियन रुपए की ज़मीन लाहौर के करीब प्राइम लोकेशन पे दी गई रिवॉर्ड के तौर पे। हाजिर सर्विस आर्मी चीफ रिटायरमेंट से 2-3 महीने पहले सऊदी अरब से डील करके सऊदी अरब में जॉब पे लग गया। दुनिया के किसी भी देश का आप मुझे बता दें, मिसाल एक दिखा दें कि कोई आर्मी चीफ दूसरे मुल्क में जॉब जाके करे। कहीं ऐसा हो सकता है या होता है? ये सर्विसेज एक्ट के भी खिलाफ है। इवन पाकिस्तान में भी ये चीज़ें कैसे अलाउ हो सकती हैं? एक आर्मी ऑफिसर को रिटायरमेंट के बाद 2 साल तक पॉलिटिक्स करने की इजाज़त नहीं, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये किसी दूसरे देश के लिए जॉब कर रहा है, ये इसकी लाइफ टाइम अचीवमेंट है। माल इसने अरबों बनाया, कत्लेआम इसने ढेरों किए। कराची में एमक्यूएम के खिलाफ जो भयानक तरीन ऑपरेशन हुआ, ये राहिल शरीफ के ज़माने में हुआ, जिसमें एमक्यूएम के सारे बंदों को उठा के 90 दिन के लिए बंद करके उनके साथ जो किया वो मैं कई बार डिटेल में बता चुका हूँ। बलूचिस्तान में इसने लाशों के अंबार लगाए, केपीके में इसने ज़रबे हज़ब और ज़रबे ये और ज़रबे वो ऑपरेशन किए हैं, पख्तूनों की लाशों के अंबार लगा दिए। आप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसी को देते हैं कि वो जाके इंडिया से जंग लड़ता है, कश्मीर आज़ाद कराता है, अफगानिस्तान में जाके लड़ता है, दूसरे मुल्कों में जाके लड़ता है। फौजियों का काम क्यों होता है? अमेरिका में कोई फौजी अपने मुल्क में थोड़ी लड़ते हैं, बाहर जाके लड़ते हैं। यही इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अभी फ्रांस में इतने बड़े कांड हुए, इन्होंने नहीं बुलाया फौज को शहरों में। एंड पे सिर्फ जब सारा कंट्रोल में आ गया तो फिर फौज को लाए कि अब मार कुटाई वाला काम नहीं हो रहा, क्योंकि फौज के हाथ दुनिया का कोई मुल्क अपने लोगों को नहीं मरवाता, ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है। तो ये इसका लाइफ टाइम अचीवमेंट है।
अजीज़ दोस्तों, थोड़े साइड इश्यूज भी हैं मेरे पास। मैं अपने खालिस्तानी भाइयों को ये दिखाना चाहता हूँ कि ये महाराजा रंजीत सिंह जी का स्टैच्यू है। अफगानिस्तान से लेके बर्मा तक भारत के जितने भी मुसलमान थे जो बड़े जंगजू बनते थे अंग्रेज़ों के आने से पहले, जितने मुसलमान थे, जंगजू थे, अपने आप को पता नहीं क्या कुछ समझते थे, वो महाराजा रंजीत सिंह जी का बाल नहीं उखाड़ सके। लेकिन लाहौर में जब इनका स्टैच्यू लगाया गया एक डिज़ाइन के तहत, तो स्टैच्यू को कई बार तोड़ा गया है। ये मुसलमान जाके उनका ज़िंदगी में तो बाल उखाड़ नहीं सके थे, पुतले के साथ ये कर रहे हैं, वो भी अपने घर में। हिम्मत है तो आ जाओ, अमृतसर में करके दिखा दो ये चीज़, चंडीगढ़ में करके दिखा दो, दिल्ली में करके दिखा दो, तुम्हारा बाप भी नहीं कर सकता। तुम लोग तो बुज़दिल हो, घर में शेर हो अपने सिर्फ। तो खालिस्तानी भाइयों को दिखाना चाह रहा हूँ कि जिस महाराजा रंजीत सिंह को हमारी किताबों में बचपन से यूनिवर्सिटी के लेवल तक क्या क्या गंदे नामों से नहीं पुकारा गया, अचानक इनको 2018 में मोहब्बत कैसे जाग गई, 2019 से कैसे अचानक पुतला भी लगा लिया, करतारपुर साहब का बॉर्डर भी खोल दिया, इसलिए कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हो गया। पुलवामा के बाद बालाकोट पे करके मोदी जी ने वो काम कर दिया कि अब पाकिस्तानियों की हिम्मत ख़त्म हो गई, कश्मीर की दुकान इनकी बंद हो गई, क्योंकि इनका बिजनेस तो टेररिज्म है। टेररिज्म की जंग इन्होंने कश्मीर में जो चलाई हुई थी वो बंद हो गई, तो खालिस्तान को इन्होंने जिंदा किया। और ये 99% सिख जानते हैं और समझते हैं। वो 99 भी मैं कम बता रहा हूँ, क्योंकि 1% भी खालिस्तानियों को नहीं पसंद करते सिख। 1% सिख भी प्रो खालिस्तानी नहीं है। अगर भारत में 2 करोड़ का सिख रहते हैं तो मैं नहीं समझता कि 2 लाख प्रो खालिस्तानी हैं। बहुत कम हैं, बलवाई हैं, आतंक के ऊपर बिलीव करते हैं, इसलिए नज़रों में आ जाते हैं, खबरों में आ जाते हैं। दूसरी बात यह करनी थी कि पाकिस्तानियों की मैया मर गई है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर दुनिया में चाइना के बाद सबसे ज़्यादा कर्जा है ना, वो वर्ल्ड बैंक का है। लेकिन चाइना का भी कर्जा इतना नहीं है जितना वर्ल्ड बैंक का है, क्योंकि चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है ना पाकिस्तान में 35-40 बिलियन की, वो सारी लोन नहीं है। ज़्यादातर चीज़ों की चाइना ने कंडीशनल चीज़ें बनाई हैं, जैसे पावर हाउसेस बनाए हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए, तो वो लोन पे नहीं बने, वो इस कंडीशन पे कि हम बना रहे हैं, प्रॉफिट हम लेंगे सारा। इसी तरह हाईवेज और जितनी चीज़ें हैं, तो लोन चाइना की वर्ल्ड बैंक जितनी नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर सबसे ज़्यादा कर्जा जो है ना वो वर्ल्ड बैंक का है। अब पाकिस्तान की मैया ये मर गई है कि वर्ल्ड बैंक का चीफ जो है प्रेसिडेंट, वो अजय बंगा जी सॉरी, और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं वो अंशुला कांत हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट इंदरमीत गिल हैं, बैंक के चीफ रिस्क ऑफिसर लक्ष्मी श्याम सुंदर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रेमा शवरन ईयर, सब इंडियन। तो अब पाकिस्तानियों को भीख के लिए, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की किस्तें भी आती हैं ना, वापस करने होते हैं, तो इन इंडियनों के चरण छू के भीख मांगनी पड़ती है। और अभी मैंने ये देखा कि दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़, तो इसमें 26 ट्रिलियन डॉलर के साथ अमेरिका है, जबकि अमेरिका के ऊपर याद रखिएगा कि 31 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा भी है, तो -5 ट्रिलियन कह लें आप। चाइना 19 ट्रिलियन, इंडिया इस वक्त 5वें नंबर पे 3.7 ट्रिलियन, तीसरे पे पहुंच रहा है। मैंने सोचा कि यार दुनिया में एक देश है पाकिस्तान, जो आबादी के लिहाज से दुनिया में 6-7वें नंबर पे आता है, बहुत हुआ तो 8वें नंबर पे आता होगा। तो वो कहीं कोने में ये छोटे छोटे जो झंडे बने हुए हैं, इसमें कहीं पाकिस्तान नज़र आ जाए।
बांग्लादेश तो है, लेकिन पाकिस्तान मुझे कहीं नजर नहीं आया। ये है जी पाकिस्तान। 14 अगस्त को पाकिस्तानियों को बैठ के सोचना चाहिए कि 76 साल पहले पाकिस्तान और भारत एक साथ आज़ाद हुए थे, तो क्या वजह है कि आज भारत के पास $600 बिलियन से ज़्यादा के फॉरेन रिजर्व हैं, पाकिस्तान के पास $100 बिलियन से ज़्यादा कर्जा है। भारत और भारतीयों की पूरी दुनिया में एक इज्जत है, एक मकाम है, और लोग उनको रेस्पेक्ट से देखते हैं, ट्रीट करते हैं। पाकिस्तानियों को जलील व ख्वार किया जाता है। एयरपोर्ट पे जब कोई भारत का पासपोर्ट लेके जाता है तो उनको अलग लाइनों में नहीं लगना पड़ता। पाकिस्तानी पासपोर्ट, इवन मैं आपको बताऊं कि मैं एक बार जा रहा था कहीं, तो एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पे मैं उतरा तो मेरे पास फ्रेंच पासपोर्ट था, मैंने रखा। एक ऑफिसर को आवाज़ दी उसने, इमिग्रेशन वाले ने, मेरा पासपोर्ट उसको दिया, बोला इसको ले जाओ। मैंने कहा कहाँ ले जाओ? बोला हम इंटरव्यू करना चाह रहे हैं, तुमसे बात करना चाह रहे हैं। और मैंने कहा भाई मैं इस एम्स्टर्डम में भी रहा हूँ, अभी तो मैं बेल्जियम में रहता हूँ, इस एम्स्टर्डम में भी मैं 2 साल रहा हूँ, मेरा बेटा यहाँ पे पैदा हुआ है। वो ये बात है आज से 10-12 साल पुरानी, 12-15 साल पुरानी। मैं कहा इतने सालों से मैं यहाँ रहा। बोला नहीं, ले गए मुझे इंटरव्यू। एक बार लंदन आ रहा था बेल्जियम से, ट्रेन स्टेशन पे रोक लिया। पहले कई बार ये वाकयात बता चुका हूँ। फ्रेंच पासपोर्ट पे हमारा ये हाल है, क्योंकि लिखा हुआ है कि प्लेस ऑफ बर्थ पाकिस्तान। तो हमारी तो ये इज्जत है पाकिस्तानियों की, भारतीयों के साथ ये नहीं होता। दूसरा, आप इंटरनेशनल लेवल पे एम्प्लॉइज़ का हाल देख लें। दुनिया भारत के लोगों को मांगती है, खुशी खुशी रखती है। आप एक यहाँ पे लंदन में एक मैनेजर की पोस्ट निकाल दें, 10 लोग अप्लाई करेंगे, उसमें 9 पाकिस्तानी हो गए, एक इंडियन होगा, आप मैं गारंटी देता हूँ वो इंडियन को हायर करेगा। साले मजहबी ड्रामेबाजी नहीं करते पाकिस्तानियों की तरह। खैर आगे बढ़ते हैं। एक और छोटी खबर आपके साथ रखूँगा, छोटी तो नहीं है, बहुत बड़ी है, कि ये हमारे लाहौर के काशाना धर्मशाला नहीं, अनाथ आश्रम, काशाना अनाथ आश्रम की ये डायरेक्टर थी अफशान लतीफ़। इसने पुलिस ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स, जजेस की एक लिस्ट बना के एक्सपोज किया कि ये लोग हमारे अनाथ आश्रम से छोटी छोटी बच्चियों को ले जाते हैं और इनके साथ इनको धंधा भी कराते हैं और अपने भी उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। नतीजा ये निकला कि ये अफशान लतीफ़ को नौकरी से निकाल दिया गया, और ये जूता पकड़ के खड़ी है, ये अफशान लतीफ़ है। और ये अफशान लतीफ़ उस मिनिस्टर के ऊपर जूता मार रही है जो सबसे ज़्यादा इन लड़कियों से धंधा भी कराता था और रोज़ अपने लिए एक लड़की मंगवाता था। भाई जी ये पाकिस्तान है। भारत के मुसलमानों, ये पाकिस्तान है। भारत के मुसलमानों को मैं कहता हूँ कि जहाँ जहाँ मोदी जी, योगी जी गुजरे ना, वहाँ पे सजदे करने चाहिए, वहाँ पे ज़मीन पे झुक के सलाम करना चाहिए कि आपने यहाँ पे हमारी इतनी रक्षा की हुई है। ये पाकिस्तान की मुसलमान लड़कियों का बता रहा हूँ मैं। दूसरी भी खबर आप देख लें, कश्मीरियों आपको बता रहा हूँ, 3 अगस्त को बलोचिस्तान में एक बाजार लगा जहाँ पे कश्मीरी लड़कियों को नीलाम किया गया। और ये कश्मीरी लड़कियाँ बलोचिस्तान में सिर्फ चाइनीज़ों के लिए लगा था। तो चाइनीज़ वहाँ पे कश्मीरी लड़कियों को ख़रीद के लेके गए हैं। ये सबा पीओके की एक लड़की है, उसने ये बताया है। अभी कोविड से पहले की बात है, जब सीपेक चल रहा था ना बहुत ज़ोर शोर से, 1000 से ज़्यादा पाकिस्तानी लड़कियों को चाइना भेजा गया था रिश्वत के तौर पे।
और उन लड़कियों का कोई अता पता नहीं। 2-4 लड़कियां भाग के वापस आ सकी थी, तो उन्होंने स्टोरियां बताई कि वहाँ पे तो रोज़ एक गाहक 10-12 आ जाते थे। और जब हम बिल्कुल फारिग हो गए, किसी काम की नहीं रहे, तो हमारे ऑर्गन्स निकाल के बेच दिए जाते थे। ज़्यादातर लड़कियां वहाँ पे दफन हो चुकी हैं। ये पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ और मुसलमान लड़कियों, ये मैंने कश्मीर का और लाहौर का जो 2 वाक़यात बताएं, ये पाकिस्तान की मुसलमान लड़कियों के साथ हो रहा है। ये आंखें खोलने के लिए आपके लिए काफ़ी है अगर आप समझें। माइनॉरिटीज़ ने अभी पाकिस्तान में एक प्रोटेस्ट किया कि हम क्यों प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। सोचने की बात है कि जब लंदन का मेयर एक मुसलमान इलेक्ट होता है तो ये खुशियां मनाते हैं, हमारा मुसलमान मेयर बन गया। जब स्कॉटलैंड का प्राइम मिनिस्टर कह लें, चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट मिनिस्टर यूसुफ वो बनता है, हमारा मुसलमान पाकिस्तानी, जबकि ये माइग्रेंट हैं। सादिक खान और ये यूसुफ जो माइग्रेंट हैं, इनके बाप आए थे इस मुल्क में रहने के लिए। पाकिस्तान के माइनॉरिटीज तो हजारों साल से वहां रह रहे हैं, इंडिजीनियस हैं। भारत में प्रेसिडेंट बन जाता है एक मुस्लिम माइनॉरिटी का। भारत में एक माइनॉरिटी का सिख प्राइम मिनिस्टर 10 साल चलता है। भारत में चीफ जस्टिस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक पारसी लगता है, एक सिख लगता है, क्या क्या नहीं होता। पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता। अजीज दोस्तों, बाकी एक एंड पे मैं एक हमारी एशियन बीमारी के बारे में बताऊंगा। पाकिस्तान में है लेकिन इंडिया में भी ये बहुत होता है। ये देखें, ये फैमिली खाना खा रही है, अपने बाल वर्कर जो है, छोटा बच्चा वर्कर, क्योंकि चाइल्ड लेबर इज़ इलीगल। छोटा वर्कर को दूर कुर्सी पे बिठाया हुआ, उसको कुछ खाने को भी नहीं दिया। फैमिली हराम खोर होगी ज़ाहिर है, क्योंकि ये जो अचानक पैसा देखते हैं या हराम के पैसे वाले होते हैं ना, उनकी मेंटालिटी ऐसे होती है। और ये ऐसे ही आप ये देख लें, एक फैमिली टेबल कुर्सी पे खाना खा रही है, छोटी बच्ची जो इनके यहाँ काम करती है उसको ज़मीन पे बिठाया हुआ है। ये मेंटालिटी है। और मुझे कई दोस्त कहते हैं कि आरिफ भाई ये पाकिस्तानी नहीं, इंडिया में भी होता है। तो बिल्कुल होता होगा, क्योंकि ये साउथ एशियन मेंटालिटी है। और ये पता नहीं हम इन चीज़ों से कब निकलेंगे। अभी मेरी किसी से बात हो रही थी, तो एक ऑस्ट्रेलियन बिलियनर है, इसके घर पे एक पाकिस्तानी बिलियनर खाना खाने गया, दावत की थी उन्होंने। उसने देखा कि वो बिलियनर की बीवी ने खाना बनाया, तो उन्होंने मिलकर इनको सर्व किया। सिंपल खाना था, खाना खाया, उन्होंने खुद उठ के बर्तन धोए, सब कुछ। वो पाकिस्तानी बिलियनर मुंह देख रहा था कि यार ये कौन से लोग हैं। फिर वो इत्तफाक से लाहौर आया ऑस्ट्रेलियन कपल, तो वो इनके घर गया तो 25 नौकर उठ के, ये कुछ कर ही नहीं रहे थे, हर चीज़ नौकर ला के रख रहे थे। तो वो ऑस्ट्रेलियन ने कहीं पोस्ट की थी, मैंने पढ़ी कि दिस इज़ टिपिकल एशियन मेंटालिटी, कि वो अपने गुनाह समझते हैं, वो अपने, उनको शर्म आती है कि हम क्यों काम करें, नौकर काम करे सारे। ये हमारे यहाँ की एक है मेंटालिटी। एनीवेज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, काइंडली कीप सपोर्ट।